अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज कैलाश विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई बिलीव कि काफ़ी दिनों बाद मेरा पॉडकास्ट अपलोड हो रहा है क्योंकि मसरूफियात की वजह से बहुत सी जगहों पे आपको टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन आज की जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ऑफ कोर्स मेरा इनके साथ पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी टाइम से अलाइन हुआ था, लेकिन कुछ हद तक कभी वो बिजी थी कभी मैं बिजी था, लेकिन फाइनली आज हम लोगों ने टाइम निकाल लिया है कि आज हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, सैयदा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले मुझे आप बताएं कि स्टूडियो सही सलामत अब सुकून से पहुंच गई, मसला तो नहीं हुआ? आराम से पहुंच गई हूँ, बस थोड़ा सा मसला शुरू हुआ लेकिन आपने हेल्प आउट कर लिया। नहीं कोई मसला और नहीं। स्टूडियो बहुत अच्छा बनाया हुआ है आपने। थैंक यू। ये लोगों को ज़्यादातर पसंद आता है क्योंकि मेरे पास है ना, जब मेरी लास्ट गेस्ट भी आई थी उन्होंने भी कहा कि मैं जब आ रही थी ना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टूडियो इतना अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वाकई तुम्हारा स्टूडियो जो है वो बहुत अच्छा है। और एक आपने बहुत छोटी सी जगह को बड़ा स्पेशियस वे में, यानी कि इनोवेटिव में बात होती है आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने बड़े क्रिएटिव वे से इसको डेकोरेट किया, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। बस ये कि थोड़ी सी ख्वारी होती है कि आपको ऊपर चढ़ने का। हाँ लेकिन चले कोई बात नहीं। हाँ लेकिन जब आप पहुंच जाते हो ना वो आपको सीढ़ियों पे ही लगता है कि यार ऊपर ज़्यादा है, लेकिन बस भूल गए 5 मिनट में भूल भी गए। बस जब बंदा ऊपर पहुंच जाता है फिर वो सुकून हो जाता है। सो ज़ैनब आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, ठीक है, इसके अलावा आपकी मैंने कंटेंट भी, मुझे बताओ कि कंटेंट क्रिएशन की, पहले कंटेंट की बात करते हैं फिर थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे भी आएंगे। तो कंटेंट क्रिएशन के अलावा भी ऑडियंस को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी इंस्टाग्राम पे कोई कंटेंट अपलोड करते हैं, कोई भी कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर कह लें, उनको सिर्फ ऑडियंस को वो दिखता है कि यार इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, सुकून से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उनको पीछे की स्टोरीज नहीं पता होता कि बंदा जॉब भी करता है, बिजनेस करता है, कुछ और भी करता होगा। ठीक है, सो पहले तो थोड़ी सी जर्नी पे बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंसर के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उस लाइफ पे भी आएंगे। सो कब से शुरू किया ये कंटेंट क्रिएशन का काम, ठीक है, और कितना पुराना अकाउंट है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे है या टिकटॉक या यूट्यूब वगैरह पे भी है? अच्छा, मैंने जो है ना पर्सनली स्टार्ट किया था कोविड से, क्योंकि कोविड में आपको पता है सब घर पर थे। मैं जब की बात करूँ, जो पहला लॉकडाउन लगा था, बड़ा स्ट्रिक्ट वाला लॉकडाउन था ना, मॉल्स बंद, स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, कुछ भी नहीं करने को था। अच्छा, आई वॉज द पर्सन के मुझे ना मोबाइल से बड़ा इश्क था, ठीक है, अपने मोबाइल से, मतलब मैं जो है टिकटॉक बहुत देखती थी और स्नैक वीडियो और ये मतलब रील्स जैसे आजकल देख रहे हैं ना, मैं बहुत देखती थी। शायरियाँ, उर्दू शायरी में मैं पढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं देखती थी। तो फिर उसके अब एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि मैं मोबाइल से तंग आ गई थी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मोबाइल देख देख के मैं थक जाऊंगी। ठीक है, तो आपको भी शायद ऐसे ही होता होगा, मोबाइल से कौन थकता है ना। तो उस वक्त ऐसा आ गया था, बस घर में सिर्फ मोबाइल और कुछ भी नहीं, ना किसी रिलेटिव्स के घर जा सकते हैं, ना किसी को बुला सकते हैं, ना मॉल्स, मतलब सोशल गैदरिंग ही खत्म हो गई थी। और मेरी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है कि मुझे ना घोटा घोटा से फील होता है। मैं एक दिन घर में रहूँ ना तो मुझे ऐसा होता है मैं बाहर क्यों नहीं जा रही ना, या कुछ भी। तो बस फिर मैंने कोविड में स्टार्ट किया, तकरीबन 5-6 ईयर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। और फर्स्ट मैंने जैसे आपको कॉल पे बताया था कि मैंने पहले यूट्यूब से स्टार्ट किया था, 2 साल यूट्यूब किया। फिर उसके बाद यूट्यूब के कुछ मसले मसाइल हुए जिसकी वजह से मैं डिसहार्ट हो गई और मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। उसके बाद फिर 1 साल बाद दोबारा से मैं इंस्टाग्राम पे आई और अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल हो गए इंस्टाग्राम पे, एंड इट्स गोइंग रियली वेल, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और बस यही है। सही है यार। यूट्यूब का जब तुमने मुझे बताया था तो आई बिलीव कि तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत से लोगों का जो फ्यूचर है ना कोविड पे ही बना यूट्यूब का, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का, मैं नाम ही लूँगा, बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी हैं, सिंगर्स भी हैं जिनको कोविड से पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन कोविड के बाद बहुत से लोग जानना शुरू किए। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि व्लॉगिंग वगैरह इन सारी चीज़ों का दौर भी जो है ना वो कोविड के टाइम पर ही ज़्यादा है, क्योंकि लोगों के पास कुछ करने को था नहीं, तो उन्होंने कहा यार यूट्यूब भी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो उनकी वजह से उनका बहुत से लोगों का फ्यूचर भी बना है। लेकिन ऑफकोर्स अगर कोविड की बात करूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोविड का जो टाइम था बहुत अच्छा रहा है, ऑफकोर्स बहुत सी फैमिलीज़ के लिए बुरा भी रहा है, बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों के फ्यूचर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। ठीक है, सो तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हें यूट्यूब पर अगर तुम उस वक्त हार नहीं मानती तो आज तुम्हारा चैनल अच्छा ग्रो हुआ होता? हाँ ये भी होता है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि आई वॉज इन फेस शोइंग, तो वो उसमें वैसे भी मुझे उस वक्त काफ़ी मेरी फ्रेंड्स और फैमिली बोलते थे कि फेस शो करो, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी नहीं है। बेसिकली जब कुछ लोग रील्स पे रुकते हैं तो आपके कपड़े देखने के लिए कोई रुकता है, कोई मेकअप के लिए, कोई आपके ड्रेसिंग से, मतलब इस तरह से ना। तो जब फेस ही शो नहीं हो रहा था तो वो 90% ऑडियंस तो आ ही नहीं रही थी, सिर्फ 10% आ रही थी जिनको एक्चुअली रिव्यू सुनना था कि प्रोडक्ट है अच्छा, वर्थ है या नहीं। तो फिर अच्छा, उस वक्त ये भी नहीं था कि मेरी फैमिली की तरफ से मना भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि मुझे फेस शो करना अलाउ नहीं है, क्योंकि कुछ लड़कियों की होती है प्राइवेसी इश्यूज। लेकिन मैंने कभी बाबा से डिस्कस ही नहीं किया था इस बारे में, मतलब खुद से ही बस कर लिया कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ उसमें ना। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आज होता तो मैं फिर ज़रूर फेस शो भी कर रही होती और वो भी, लेकिन शायद इंस्टा नहीं बन पाता, क्योंकि हर चीज़ पीछे अल्लाह की कोई होती है, जो चीज़ नसीब में लिखी होती है, और राइट टाइम राइट डिसीजन, ठीक है। कोई बात है किस्मत का गेम है, उस वक्त किस्मत में शायद यूट्यूब पर लिखा नहीं होगा, लेकिन आई बिलीव कि अब मैं तुम्हें मशवरा ही दूंगा कि शुरू करो इंशाल्लाह। मैंने अभी टिकटॉक का, अभी तो नहीं, 3-4 साल से टिकटॉक का सोचा हुआ है, क्योंकि मैं बनाती थी टिकटॉक और मुझे बड़ा, मैंने आपको बताया ना मैं बीच में टिकटॉक के एरा पे आ गई थी, तो टिकटॉक बनाना शुरू की थी और स्टेटस पे लगाती थी, व्हाट्सएप स्टेटस पे या इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ना। तो बड़े लोग बोलते थे तुम बड़े अच्छे एक्सप्रेशन देती हो या गाने वगैरह सारे आते हैं। तो कब से मुझे लोग बोलते हैं कि टिकटॉक पे आओ, लेकिन मैं इसलिए नहीं आती बिकॉज
आप भी अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करिएगा, आपको ऐसा नहीं लगता कि टिकटॉक पे लोग अच्छे नहीं हैं? यार मैं सच बताऊँ ना, मुझे लाइफ में 2 एप्लीकेशन आज तक समझ नहीं आई है, एक है स्नैपचैट और एक है टिकटॉक। टिकटॉक तो मैं कभी डाउनलोड भी नहीं किया, स्नैपचैट मैंने 1-2 दफ़ा किसी से चैट करने के लिए मैंने डाउनलोड किया, लेकिन मुझे ये दोनों एप्लीकेशन समझ नहीं आई। मुझे भी समझ नहीं आती स्नैपचैट अगर देखें ना, क्योंकि स्ट्रीक भेजना मतलब आप उसके पीछे इतना लगे होते हैं, किसी का मोबाइल चोरी हो जाए वो दूसरे के लॉग इन करके स्ट्रीक भेजेगा कि टूट ना जाए। बिल्कुल, मतलब समझ से बाहर अंधेरा लगा के अंधेरे की पिक्चर खींच के देखो। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास स्नैपचैट नहीं है इस वक्त मोबाइल में। ओके। और 2-3 साल से नहीं है मेरे पास स्नैपचैट, क्योंकि मुझे बिल्कुल यूजलेस लगती है। कोई भी पूछता है स्नैप पे हो, मैंने कहा नहीं हूँ, वो कहते हैं नहीं हूँ, मैंने कहा नहीं, क्योंकि आपको स्ट्रीक कितनी पड़ी होती है, उससे ना आपको कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। ठीक है, आपको मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मोबाइल चोरी हो गया, खराब हो गया, कुछ भी जिंदगी में सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, उनको अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़नी किसी के साथ। और मैं एक आपसे बात शेयर करना, मैं वैसे ही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला को भी ना ऐसा कोई इंतजाम रखना चाहिए था। मतलब हम कितना होते हैं ना कि एक स्ट्रीक अगर हमारी टूटी तो पीछे 100 होंगी, 200 होंगी, 300, सब जीरो हो जाएंगी। अगर नमाज में इस तरह से होता कि कैसा होता, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, एक नमाज पढ़ते हैं, 5 छोड़ते हैं, 2 पढ़ी, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम कहते हैं आखिरत में देखेंगे। अगर उसी वक्त ऐसा कोई अल्लाह ने कॉन्सेप्ट बनाया था कि एक नमाज छोड़े तो पिछली सारी जाए, तो शायद कोई कभी नमाज ही नहीं छोड़ता। मैं कभी भी सोचती हूँ कि लोग स्ट्रीक को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर इसी तरह नमाज को पढ़ खुद जहन में ही लेके पढ़ लें तो फिर 5 वक्त के नमाजी बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है यार, ये एक ऐसा टॉपिक है, सेंसिटिव है, और रिलीजन के ऊपर तो ऑफकोर्स 0% कॉम्प्रोमाइज़ है। ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, रिलीजन में तो आपका कॉम्प्रोमाइज़ 0 है। लेकिन इस पे मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था इन फ्यूचर भी, और लेकिन करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा एक तो रिलीजन बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोस्तों से जब डिस्कस किया तो मुझे कहा कि कैलाश मतलब तुम इस टॉपिक पे नहीं पढ़ना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि और मैंने वो पॉइंट रेस किया जो कि बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, दोस्तों के आगे है, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि कैलाश बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, जो कि हम लोग ऑफ की कैमरा में तुम्हें बताऊंगा वो टॉपिक्स, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुम इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना। अच्छा, मेरी मम्मा मुझे ना बचपन से 2 टॉपिक्स पे बोलने में मना करती हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस। नहीं बताओ कि आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पीपीपी को करते हैं, किसको करते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि इस तरह से दुश्मनियां बढ़ती हैं। और सब एक तो इस पे बात नहीं करो, जो आपको पसंद है आपको पसंद है, जो मुझे वो है बस। आपको ऐसा होता है ना, लोग बिल्कुल नहीं यही अच्छा है, आप सबकी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, सबके सब कुछ डिफरेंट होता है। इसी तरह से रिलीजियस में भी मैं कभी मैंने अभी सुन्नी शिया की हमारी बात हो रही थी तो ऑफ कैमरा, तो हमने ये बात की कि मैं इसको कभी बात नहीं करती कि ये सुन्नी शिया, बस जो है वो उस तक रिलीजन है, और इन चीज़ों पे पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अपोजिशन होती है, हर किसी का अपना वो है। तो आप इस चीज़ में पढ़े ही नहीं जिससे जो है ना वो टेंशन क्रिएट हो या कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो किसी के साथ। या सबसे बेहतर है, मैं कहता हूँ इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से या किसी भी तबके से बिलोंग करता हो, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है, इंसानियत सबसे पहले है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है ना, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखो या किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखो, आपको उस फ़िरके का या उस रीजन के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपना इखलाक अच्छा रखो, अपनी इंसानियत अच्छी रखो, कि लोग आपको हमेशा अच्छे लफ्ज़ों से याद रखें। ठीक है, और हमेशा इंसानियत से ही पहचाना जाता है। सो खैर, काफ़ी टॉपिक जो है ना वो दूर चला गया। मैं टिकटॉक का बता रही थी आपको कि मैंने टिकटॉक का बहुत सोचा है। हाँ, मैं ही बोल रही थी कि ऑडियंस थोड़ी सी टिकटॉक पे अजीबोगरीब है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, क्योंकि इंस्टाग्राम इज सच एप्लीकेशन जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है। इंस्टाग्राम खुद से इसलिए नहीं कि मैं ब्लॉगर हूँ, लेकिन इसलिए कि उस पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मतलब के पढ़े लिखे लोग आते हैं। या इंस्टाग्राम वाकई में एप्लीकेशन बहुत अच्छे। पहले एक ज़माने में मेरा खुद का फेसबुक बहुत फेवरेट एप्लीकेशन थी, लेकिन अब मैं बात करूँ तो इंस्टाग्राम इज माय फेवरेट एप्लीकेशन। तो इंस्टाग्राम ऐसी है कि हर किसी के पास नहीं है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको अकाउंट बनाना आता है, या एक तमीज़ वाले लोग हैं। अब टिकटॉक पे क्या है, कहना नहीं चाहिए, सॉरी टू से, बट जो दुकानदार भी मार्केट में बैठे हुए हैं, उनके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा तो वो टिकटॉक देख रहे हैं, और फिर देखने का किसी के ऊपर वो नहीं है, हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप नहीं देखें, लेकिन उस पर कॉमेंट्स बहुत बुरे करते हैं। इंस्टा पे आपको कभी भी इतने हेट कॉमेंट नहीं दिखेंगे जितना आप टिकटॉक, और खासतौर पर लड़कियों के ऊपर तो इस तरह का बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप इस तरह की बात करते हैं कि मुझे पढ़ के कभी कभी अफसोस होता है कि जिस लड़की के बारे में बोले उसको किस तरह का, क्योंकि ये चीजें बहुत वो होती हैं। आप किसी को फिजिकली हर्ट करते हो ना, तो 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में वो चोट चली जाती है, लेकिन जब आप किसी को इमोशनली या मेंटली हर्ट करते हो, उसके दिमाग में हमेशा बात रहती है। और कोई कितना अंदर से सेंसिटिव है, कोई कितना इमोशनल है, वो आपको नहीं पता कि उसके जहन में कब तक वो बात चलती रहेगी। तो दिस इज द थिंग कि वो बहुत अजीबोगरीब कमेंट्स होते हैं टिकटॉक पे। लड़कियों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला टिकटॉक पे आओ, ये करो, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि भाई उधर के लोग अच्छे नहीं, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि फेम के लिए मुझे बहुत लोगों ने बोला है अगर फेम चाहिए ना टिकटॉक से फौरन मिलेगा। बिल्कुल, फेम के लिए, ऊपर से ना मासेस जो है ना वो टिकटॉक पे है।
मासेस आपके टिकटॉक पे हैं। टिकटॉक से है कि आप है ना, क्योंकि बहुत से टिकटॉकर्स हैं, वही बात है, नाम नहीं लेंगे किसी का, बहुत से टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने अपनी ऑडियंस को जो है वो इंस्टाग्राम पे डाइवर्ट किया है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी डाइवर्ट किया है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत से टिकटॉकर्स हैं जो कि आज एक्टर्स बन के बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी ड्रामास में काम कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छी बात है, आपको मौका मिलना चाहिए, और बंदा अगर कोई डिज़र्विंग है तो ऑफकोर्स उसको आगे निकलना लाजमी है। सो यानी अभी तुम एप्लीकेशन जो है, अगर मैं इंस्टाग्राम की अलावा बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ अभी इंस्टाग्राम के ऊपर ही हो तुम कंटेंट क्रिएशन पे। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब रोका हुआ है, टिकटॉक इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करूँ। सही है, अगर फेम के लिए ही सही है। और कंटेंट क्रिएशन में तुम कंटेंट जो है स्पेशली किस तरह का बनाती हो, किस मतलब क्या तुम्हारा स्पेशली जॉनरा है जो तुम्हें करने पसंद आता है? फैशन है? तो हाँ, फैशन और ये मेकअप, स्किन केयर। सही है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने मेकअप ट्यूटोरियल जो स्किन केयर ही किया था, ठीक है। एज आई टोल्ड यू ऑन कॉल एज वेल दैट आई एम अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट। तो मेकअप से शुरू से ही इतना ज़्यादा लगन है, इश्क मोहब्बत है, तो मुझे होता है कि बस मेकअप मेकअप मेकअप। तो मेकअप के लिए ही बेसिकली स्टार्ट किया था। आप मेरी शुरू की पोस्ट देखें तो सब मेकअप और स्किन केयर के बेस्ड है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब आगे आगे ग्रोथ हुई तो फिर रेस्टोरेंट्स वालों ने इनवाइट करना शुरू किया, डिफरेंट फैशन शोज़ में, डिफरेंट जगहों पे, तो फिर उनको भी कवर करती हूँ। मैं हर तरीके का कंटेंट बनाती हूँ, लेकिन अगर मेन फोकस किया जाए तो फैशन और लाइफस्टाइल वगैरह इस्तेमाल। सही है, ठीक है। अगर मैं पूछूँगा ज़ैनब कौन है इन्फ्लुएंसर के अलावा, तो बताओ ज़ैनब कौन है? ऑडियंस जानना चाहती है कि ज़ैनब कौन है इन्फ्लुएंसर के अलावा, पर्सनल लाइफ क्या है, ज़ैनब क्या करती है, मतलब कि अगर कैमरा जब बंद होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का उसका कैमरा बंद होता है, तो कैमरा बंद होने के बाद ज़ैनब क्या करती है? मैं समझती हूँ मैं बहुत पैशनेट लड़की हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, और हर फील्ड में अगर मैं किसी चीज़ में लग जाऊँ ना तो बस फिर मैं एंड तक उसको करती हूँ। मतलब बस मुझे करना होता है किसी भी तरह, अगर मुझे कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई टारगेट है तो फिर मैं करती हूँ। और क्या कहते हैं, वैसे मैं स्टडीज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बहुत अच्छी हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, तो ये है कि शुरू से पोजीशन होल्डर और अच्छे ग्रेड्स आना और सब okay. इसके अलावा शुरू से करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स हो गया, नात खानी, नात बहुत अच्छी पढ़ती हूँ मैं, किसी दिन आपको सुनाऊंगी, गाने बहुत अच्छे गाती हूँ, और स्पोर्ट्स बैडमिंटन अच्छा खेलती हूँ। मतलब कि काफ़ी करिकुलर एक्टिविटीज़ में शुरू से स्पीच हो गया, होस्टिंग हो गया, व्हाटएवर, मतलब हर फील्ड में मैं हूँ इन। और मतलब मैं ऐसी हूँ कि मुझे होता है कि एक ज़िंदगी क्यों है, बहुत सारी मल्टीपल ज़िंदगी होनी चाहिए थी। एक में मैं एयर होस्टेस होती, एक में पायलट होती, एक में टीचर होती। टीचर बनने का मुझे बचपन में इतना शौक था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं टीचर ही खेलती थी सिर्फ। अच्छा, मैं मेरी कज़न होते थे तो वो मुझसे 2 साल बड़ी थी, बस हम लोग टीचर खेलते थे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी तुम मुझे पढ़ाओ, बस हमारा यही गेम होता था। अच्छा। टीचर बनने का इतना शौक था, मैं जब भी कोई पूछता था बड़े होके क्या बनोगे तो मैं बोलती थी टीचर बनना है। बस टीचर का इतना क्रेज। और आज भी मुझे कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए, मतलब ना मुझे पढ़ाई से शौक था, लगन थी, तो मुझे था कि मुझे ऐसा होता है कि जो पढ़ना चाहते हैं असल में बच्चे ना, उनको पढ़ाया जाए, तो जो मतलब असल में डेडिकेटेड हो, तो मतलब मुझे होता है कि एक जिंदगी क्यों, मुझे बहुत कुछ बनना है, मतलब कुछ कैसे करूँ, ये होता है। ओके, ठीक है। यानी अभी तुम जो है वो स्टूडेंट हो? अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ रही हूँ। ओके, सही है। ये बात थोड़ी सी मुझे ना बड़ी, मैं हमारी जब पहले बात हुई तो तुमने मुझे कहा कि मैं कॉलेज जाऊँगी, मैं कहा यार मतलब कॉलेज जाओगी, तो मैं समझा था थोड़ी सी यूनिवर्सिटी वगैरह लाइफ में होगी, लेकिन अच्छी बात है यार। और स्टडीज़ कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर वगैरह का हर चीज़ का क्या दौर होता है, ठीक है। अब कब तक इंस्टाग्राम है, 1 साल 2 साल 10 साल कुछ नहीं पता, ठीक है। स्टडीज़ हमेशा, और आपकी स्टडीज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बिजनेस भी कर लो, क्योंकि बहुत से लोगों को भी देखो अगर बिजनेस भी जो कर रहे हैं ना वो भी स्टडीज़ पूरी अपनी कंप्लीट करके बैठे हुए होंगे। आप कितने बड़े बन जाओ, कल को कोई आपसे अगर पूछेगा तो बिल्कुल कितना पढ़ा हुआ है कोई पूछेगा, बिल्कुल, क्योंकि आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप सीखते बहुत ज़्यादा हो। बात निकाली, एक मेरी क्लास फेलो है, तो वो उसने मुझे बोला कि भाई तुम्हें तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, तुम्हारा तो करियर अभी से बन गया, तुम्हारे तो भाई मज़े हैं, ये है वो है। तो मैंने उसको ये बात बोली कि मतलब अभी सेकेंड ईयर में मैं छोड़ दूंगी, तो क्या कहते हैं, मैं जितनी बड़ी एक्टर बन जाऊँ क्या कहलाऊंगी, सेकेंड ईयर वाली कहलाऊंगी, भाई तो इंटर पास है, इंटर पास मैट्रिक पास यही बोलते हैं हम लोग। तो मैंने कहा नहीं, मतलब एक यूनिवर्सिटी तो एक आपकी मिनिमम जो एजुकेशन होती है 16 ईयर तो आपने कंप्लीट हर लाजमी में मतलब करनी है, उसके बाद जो फिर आप कुछ स्पेशल करना चाहो एक्स्ट्रा वो आप फिर करो, लेकिन ये तो कंपलसरी है बिल्कुल। मैं तो इस चीज़ में हूँ कि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब क्या ज़रूरी है, सही है। और फ्यूचर के गोल्स क्या है, लाइफ में क्या करना है? फ्यूचर के गोल्स बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह अपना मेकअप ब्रांड लॉन्च करने का इरादा है। ओके। और सैलून का, मतलब वही मैंने जैसा बोला जो मेरे शौक है उससे रिलेटेड, सैलून हो गया, मेकअप ब्रांड हो गया। इसके अलावा जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने का शौक है कि बस बहुत अमीर हो जाऊँ, अपने पैसे कमा के
मतलब मुझे किसी और के पैसों का नहीं होता कि भाई किसी वो अमीर लड़के से शादी करके उसके पैसों की गाड़ी नहीं खरीदो, खुद मेहनत करो, खुद अपने लिए डायमंड रिंग खरीदो, डायमंड का कुछ मतलब जो खुद के पैसे की खुशी होती है ना, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, वो एक अलग ही होती है कि आपने मेहनत की होती है, ऐसा होता है। अब पहले मतलब शुरू से मेरे बाबा ऐसे हैं कि उनसे 500 मांगो तो 5000 देंगे, ऐसे मेरे बाबा, क्योंकि मैं बड़ी भी थी, लाडली, और फिर हम 2 ही बहन भाई हैं, तो बाबा ने हमें कभी, जैसे ऐसा होता है ना पेरेंट्स को होता है कि भाई बोल बोल के देते हैं कि 100 रुपए दे रहे हैं या पॉकेट मनी, मेरी कभी पॉकेट मनी थी नहीं, मेरा हमेशा था मैंने 500 मांगे मुझे 5000 मिलेंगे, मतलब एक चीज मांगी कि एक पेंसिल है, बाबा पूरा डब्बा लेके आते थे, तो शुरू से ही हमें जो है ना वो इस तरह से किया है। तो फिर भी मेरे अंदर ये चीज़ नहीं, मुझे होता है कि मैं खुद कमाऊँ, खुद की एक अलग खुशी होती है कि जो मैंने खुद मेहनत करके कमाया। बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह, आगे बहुत अमीर बनना है, घर गाड़ी सब कुछ नहीं लाइफ में हो जाएगा, बस मेहनत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग है ना, बहुत से लोग हैं ना, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लाइफ में सिला नहीं मिलता है, एक वक्त आता है आपको सिला मिलता ज़रूर है, कभी जल्दी मिलता है, कभी देर से मिलता है। जैसा भी तुमने कहा कि यार तुम्हारी दोस्त ने कहा कि यार तुम्हारी तो बड़ी कम उम्र में बहुत जल्दी तुम्हारा फ्यूचर बन गया। लोगों की है ना ये मेंटालिटी मुझे समझ नहीं आती यार, आपको दूसरे का अगर फ्यूचर बनाना, आपको खुश होना चाहिए कि दूसरे का फ्यूचर बना है, आप उसको अप्रिशिएट करो, इस वे में ना देखो कि यार उसका फ्यूचर बन गया है यार ये क्या होगा, आप उससे इंस्पिरेशन लो। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी या लास्ट पॉडकास्ट में एक बात बोली थी, मैंने अनुपम खेर का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उसने कहा कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था ना, तो मैं कभी भी उन लोगों के साथ नहीं घूमता था जो स्ट्रगल कर रहे हों, क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन फील होता था कि यार सभी मेरे जैसे, मसला नहीं है, निकल गए तो निकल गए, नहीं हुआ तो खैर है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ बैठता था जो ज़िंदगी में कुछ कर चुके हैं, ताकि अगर मैं उनके साथ बैठता था तो उनकी बातें मेरे सर से जाती थी, मुझे पता नहीं लगता क्या कर रहे हैं, तो मेरा एक जज्बा जागता था कि मुझे भी इस मकाम तक पहुंचना है। सो आप फिर स्ट्रगल उस हिसाब से करते हो, आप मेहनत उस हिसाब से करते हो। बात हो गई बैक बेंचर्स के साथ बैठो तो लगता है हम वो भी नहीं पढ़ रहे, खुद भी नहीं पढ़ो, ऐसा ही है। टॉपर के साथ बैठते हैं ना, अलग टेंशन होती है उसमें, तो इसको तो ये भी याद है, इसको तो ये बिल्कुल ऐसा ही काम किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं किसी टॉपर के साथ अगर बैठ जाती हूँ ना, मैथ्स में मेरी मैथ्स वीक है, तो मुझे बड़ी एंजाइटी शुरू हो जाती है, उसको तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद हैं, इसको तो इसने तो टेस्ट की तैयारी की हुई है, तो मुझे होता है कि अगर आप बैक बेंचर्स के साथ ही बैठोगे, मतलब बैक बेंचर बुरे नहीं है, अच्छे बच्चे पीछे बैठते हैं, मतलब आप अगर ऐसे बच्चों के साथ बैठोगे, एवरेज बच्चों के साथ, तो फिर आपको भी ये होता है कि हाँ वो भी नहीं पढ़ रहे, हमें क्या अपनी मस्ती करो। बिल्कुल। लेकिन अगर आप टॉपर या किसी के साथ बैठते हो तो फिर आपको रियलाइज होता है कि आप कितने पीछे हो, आपने तो कुछ किया भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज़ है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक बात बताओ, ये सवाल मैं ऑलमोस्ट जब भी मेरी कोई फीमेल गेस्ट आती है तो मैं उससे लाजमी सवाल करता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स क्योंकि मेरी भी घर में बहनें हैं, ठीक है, तो हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जब ये करियर तुमने शुरू किया था, ठीक है, इन्फ्लुएंसर जर्नी कह लो या जहाँ पे फेस रिवील करना शुरू किया, ठीक है, तो फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? पहले फैमिली पे आएंगे, पर्सनल फैमिली लाइक पेरेंट्स वगैरह, उसके बाद फिर खानदान वालों का बताना। अच्छा, पहले ये था कि मेरे पेरेंट्स शुरू से बहुत सपोर्टिव है, अगर मैं बिल्कुल सच बात बोलूं, उसमें कोई भी नहीं है कि मुझे स्क्रिप्टेड बोला हुआ है, सही है, बहुत हर चीज़ में, वो कोई भी चीज़, मैं कल को कहूँगी मुझे यहाँ जाना है तो वहाँ भेजने के लिए तैयार होंगे, मैं जो चीज़ बोलती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो लाडली वाला आप समझ गए ना कि अब जो चीज़ बोलूँगी वो जिस पर हाथ रख लिया वो खरीद लेते हैं, सही है, तो इस तरह से, तो मुझे किसी चीज़ का आज तक मना नहीं किया, चाहे वो जैसे होता था ना बच्चे स्कूल में कि पिकनिक का हुआ या कुछ भी, तो मम्मा पापा से पूछेंगे, मैंने कभी पूछा नहीं। मुझे होता था, आज भी मैं कहती हूँ मुझे यहाँ कल जाना है, ये जाना है, या यहाँ पर विंटरलैंड जाना है, कहीं भी जाना है, मतलब ये नहीं कि मैं पूछने वाला सीन है ही नहीं, मतलब हर जगह की इजाज़त है। तो ये हुआ था जब स्टार्ट किया था, तो सबने बहुत सपोर्ट किया, मम्मा ने जो है वो कैमरा पकड़ना, क्योंकि उस वक्त इतने गैजेट्स भी नहीं थे मेरे पास, रिंग लाइट भी फिर आहिस्ता खरीदी, फिर ट्राईपॉड्स खरीदे, फिर मोबाइल एंड्रॉइड से आईफोन स्विच किया, यानी काफ़ी बीच में आई चेंजिंग्स, तो मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, जहाँ पर भी जाना होता तो साथ जाती थी, मैंने आपको बताया मेरे पेरेंट्स हर जगह साथ जाते हैं, तो ये भी एक तरह से सपोर्ट ही होती है, पेरेंट्स कुछ भी नहीं करते, अकेले लड़कियां जा रही हैं, लड़के जा रहे हैं, कोई सपोर्ट उनको नहीं होता, तो जिस जगह पे मैंने बोला, जिस टाइम पे बोला, वो मेरे साथ गए, और उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट किया मुझे। मम्मा ने भी जैसे कैमरा वगैरह पकड़ना हो गया, वीडियोस बनाना, स्टाइलिंग करना, किस कपड़े के साथ कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी और कैसा मेकअप करो, ये करो कर, मतलब हर जगह इस तरह से मम्मा ने किया। बाबा आप कह सकते हैं फाइनेंशियल वे में भी, कि जहाँ पे भी हमें अभी अपनी तरफ से जो है वो पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। अच्छा, शुरू में जो है ना बाबा को समझ नहीं आया था, जब मेरा पहला दूसरा PR पैकेज आया तो हम तो बहुत खुश थे कि भाई PR पैकेज आया। उस वक्त पेड प्रमोशन नहीं होती थी, सिर्फ PR ही हमारी लिए बड़ी बात होती थी, तो बाबा को समझ नहीं आया था। हमने बाबा को समझाया, बाबा ये आया है, इसकी वीडियो बनेगी, तो बस बाबा हाँ थे, हाँ ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बाबा को इतना सब कुछ सिखा दिया, बाबा को पता चल गया हाईलाइट क्या होता है, स्टोरी कब जाती है, रील क्या होती है, PRs क्या होते हैं, पेड प्रमोशन क्या होती है, बात किससे, मतलब सब कुछ मैंने सिखा दिया 1-2 साल में। बाबा को शुरू में इतना नहीं पता था, तो दोनों की तरफ से खुशी भी है, सपोर्ट भी, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, और वो बल्कि मुझे और बताते हैं कि तुमने इस तरह से करो, यहाँ पर खड़ी होकर पिक्चर लो, इवन के बाबा, वरना ज़्यादा मम्मा सपोर्ट करती हैं
और बाबा जो है वो इतना नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन बाबा मेरे बोल रहे थे यहाँ खड़े होकर तस्वीर लो, यहाँ पर ऐसे पोस्ट करो, इनसे ये पूछो, मतलब इस तरह से। तो फैमिली की तरफ से तो बहुत सपोर्ट है। मेरा एक छोटा भाई है, वो भी कहते रहते हैं मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँ। सही है, तो ये होता रहता है। सही। और खानदान की तरफ से? खानदान की तरफ से काफ़ी नेगेटिविटी है। सही है। और लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब वो देख भी रहेंगे, सुन भी रहेंगे, इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ मुझे करनी है ना वो मैं करूँगी, चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे। शुरू में बहुत ओवर सेंसिटिव थी, बहुत सोचती थी किसी ने मुझे ये कह दिया, क्योंकि मैंने बाल कलर हर कलर कराया, मैंने पिंक कराया, ग्रीन कराया, ब्लू, पर्पल, बहुत है। तो कलर्स पे भी बड़ा सुना था मैंने, सही है भाई ये वो कलर कराते हैं। फिर मुझे हुआ, पहले मैं बड़ा सोचती थी, मैं सोचती हूँ कि भाई मेरे पैसों का है ना, मेरे पापा के पैसों का है, आपका तो कुछ नहीं जा रहा। मैं कुछ भी कराऊँ बालों पे, या मैं कोई भी कपड़े पहनूं, या मैं कुछ करूँ, आपसे तो कंसर्न है ही नहीं। बिल्कुल मेरी जिंदगी है, और देखें सबको एक दफा जिंदगी मिली है, तो अब जिस तरह से हम रहना चाहेंगे, जीना चाहेंगे, और लोग किसी भी हाल में कुछ नहीं होता, आप कुछ भी करके देखना, आपने खुद ऐसा ही है। बिल्कुल आप कुछ भी कर लें। अभी मैं नमाज पढ़ने खड़ी हो जाऊंगी तो 100 लोग वो करेंगे कि भाई नमाज तो सही नहीं पढ़ रही, ये लोग कहेंगे तरीका गलत है नमाज का, कोई कहेगा कि ये गलत है, नमाज नहीं पढ़ो तो मसला। या अगर मतलब कि हर जगह से तो खानदान वालों ने बहुत ज़्यादा वो किया। अच्छा, एक और मज़े की बात ये है कि देखते ज़रूर हैं, फॉलो नहीं किया हुआ, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, देखते ज़रूर हैं। उनको सब पता होगा मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या पहनी हुई हूँ, कब जाऊंगी, सब पता है, सब। ये हर खानदान का, हर खानदान वालों का। अगर अच्छा, और फेक आईडी से देखते हैं, मज़े की बात, देखना इतने बड़े मेरे बिगेस्ट फैन है, देखना जरूर है। इवेंट्स में नहीं देखेंगे, बात नहीं करेंगे, शादी में मिलेंगे, फैमिली गैदरिंग्स में मिलेंगे तो मुंह मोड़ के बैठ जाएंगे, बड़े जलेंगे मुझसे, मेरी कामयाबी से, या मैं प्यारी लग रही हूँ, या जो भी। लेकिन वैसे पता होगा उनको कि मैं कहाँ पर हूँ, आज क्या कर रही हूँ, और फिर वो कहीं ना कहीं से बात घूम घूम के आ जाती है कि भाई आज तो यहाँ थे, भाई मेकअप कर लिया, भाई कलर करवा लिया। मतलब मैं कहती हूँ जो कहना ना कहो, क्योंकि मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ता यार। होना भी ये चाहिए, फर्क आपको पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा ना तो बिल पे करने आपके नहीं आएंगे। मुश्किल क्या, वो अच्छे वक्त में भी नहीं है, बुरे वक्त में भी नहीं है, ठीक है। तो हमें उनके ऐसे लोगों की फिर साथ की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो खानदान वाले हैं, उनको बुरा लगता है, बुरा लगे, ठीक है। जब आप किसी भी वक्त में नहीं, और हम आपके साथ हर चीज में थे पहले या जो भी, तो फिर अब आपको। और एक और मैं आपको बात बोलूं कि हर कोई कर रहा है ये काम, ठीक है। कोई किसी वे में दिखा रहा है। मेरी बहुत सारी कजन्स है, टिकटॉक बनाती हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम उनके पास है, फेसबुक उनके पास है, स्नैपचैट पे उन्होंने स्ट्रीक्स की हुई, क्या सिर्फ पब्लिक अकाउंट नहीं है, प्राइवेट है। सही है। मैं दुनिया को दिखा रही हूँ, वो सिर्फ उन्होंने क्लोज फ्रेंड्स को रखा हुआ है। तो कर तो हम सेम काम रहे ना, टिकटॉक तो हम दोनों बना रहे हैं। बिल्कुल। बस मेरा क्या हो रहा है कि दिख रहा है सबको, बाकियों का दिख नहीं रहा। मुझे पता है कि मेरी कजन भाई ये वाली टिकटॉक बनाती है, उन्होंने हाइड किया हुआ, ठीक है, या उन्होंने उनको ब्लॉक किया हुआ, तो मुझे तो पता है, या प्राइवेट अकाउंट बनाया होगा। प्राइवेट तो कर तो सब सेम, सबकी बेटियां यही कर रही हैं, लेकिन अगर बोलना है तो मुझे बोलना है। तो पहले मैं इसको बड़ा सोचती थी, इसने ये कहा होगा। अब मेरे बाबा, मैं खास तौर पे इसमें बोल रही हूँ क्योंकि वो खानदान वाले भी देखेंगे कि ना मेरे पापा को 1% फर्क पड़ता है, ना मुझे, ना मेरी मम्मा को, मेरे किसी फैमिली मेंबर को फर्क नहीं पड़ता, और ना आगे कोई पड़ेगा। जो मैं करना चाहती हूँ ना वो मैं करूँगी, चाहे जितनी क्रिटिसिज्म, जितनी नेगेटिविटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो मुझे अचीव करना है, जो मेरा गोल है वो मैं अचीव करके रहूँगी। सही है। मुझे बताओ, अगर कोई लड़की इस फील्ड में आना चाहे तो उसके लिए तुम्हारे क्या सजेशन है? आए ज़रूर है, बहुत अच्छी फील्ड है, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको शौक है, देखें द थिंग इज अबाउट पैशन, ठीक है। अगर आपका शौक होता है, पैशन होता है ना, कहीं से भी टाइम निकल जाता है। अब आपकी कितनी बिजी रूटीन है, आपको पता है मुझे पॉडकास्ट करना है, आपका शौक है या आपका काम है, तो आप आएंगे कहीं से भी। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। इसी तरह से मेरी भी स्टडीज चल रही होती हैं, बहुत सारी मेरी दोस्तें कहती हैं कि यार कॉलेज के साथ तुम कैसे मैनेज करती हो, तुम्हारा काम कंप्लीट होता है, तुम स्टडीज में अच्छी हो, एग्जाम में हो रही हो, फिर इवेंट्स में जाती हो, मतलब कैसे हो रहा है मैनेज। तो बात ये कि जब आप किसी चीज़ का शौक होता है ना, लगन होता है, तो टाइम खुद निकलता है। बिल्कुल। वो लोग ये कहते हैं टाइम कैसे निकलता है, तुम कैसे करती हो मैनेज, वीडियोस कैसे बनाती। मैं रात के 2-2, 3-3 बजे मेकअप करके वीडियोस बनाने खड़ी होती हूँ, पूरा घर सो रहा होता है, वीडियोस बना रही होती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कमिटमेंट का पता होता है कि मुझे आज इनको वीडियो देनी है तो देनी है। सही है। मैं पंक्चुअल बहुत ज़्यादा हूँ और अपनी कमिटमेंट को पूरा करती हूँ, अगर मैंने आज का है तो फिर आज ही है। ओके, बस लास्ट सवाल होगा मेरा, ठीक है, और वो सवाल ये है कि मुझे बताओ कि ऑफ कोर्स हर इंसान को अपना बेस्ट लगता है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार मेरे अंदर ये कमी है और मैं इसको इम्प्रूव करूँ। और मैं कहता हूँ आपको रियलाइज़ होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप रियलाइज़ नहीं करोगे तो आप उस गलती को सुधारोगे नहीं, क्योंकि गलती को सुधारने के लिए पहले उस गलती को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानोगे तभी आप सुधारोगे, वरना आपको लगेगा ही नहीं। तो तुम्हें कभी कुछ ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर इम्प्रूव होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जिसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है? अगर है तो वो क्या है? अच्छा, ब्लॉगिंग के हिसाब से तो होगी, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी कमी है जो मुझे खुद भी फील होती है। ऑब्वियसली मैं अच्छी तो इतनी अच्छी परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, हर किसी के अंदर कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं, इम्परफेक्शंस होती हैं। मैं अपनी अगर पर्सनैलिटी वाइज बात कर सकती हूँ इसमें, मैं ब्लॉगिंग से हट के बात करूँगी कि मुझे लगता है मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। ओके। बहुत ज़्यादा,
बहुत एग्रेसिव, मतलब वैसे मैं देखने में बड़ी अच्छी लगती हूँ और मतलब वैसे मैं बहुत स्वीट, आपसे तो आज तक कभी मैंने गुस्से में बात ही नहीं की, तो आपको लगता है कि मुझे गुस्सा आता है? यार मैं बताऊँ, मैं अपना भी बताऊँ ना, मेरा भी गुस्सा बहुत तेज़ है और मेरा गुस्सा ऐसा है कि मतलब मेरा मुझसे ना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, अगर गलत बात है, ये मेरा मोबाइल है और वो दीवार पे होगा, मेरा वो वाला है इसलिए तो वो वाली बात है कि यार मैं और मेरा है ना, मेरे दो चीज़ों बहुत फड्डे होते हैं, स्पेशली मेरी दोस्तियाँ टूटती हैं 2 रीज़न की वजह से। कमिटमेंट ना तोड़ो, या दो नहीं ज़बान अगर दी है तो फिर पूरी करो, मेरा वो सीन है। ठीक है, और दूसरा है पंचुअलिटी। अब मेरे क्या पंचुअलिटी पे फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो आप बोलेंगे 6 बजे वो आ रहे होंगे, 9 बजे, 10 बजे, और मैं टाइम का बहुत पंचुअल हूँ। मेरा वो सीन है 6 का मतलब 6 है, 6:01 भी नहीं होना चाहिए। मेरी कमिटमेंट पंचुअलिटी ऐसी है। तो मेरा सिर्फ ये है कि शॉर्ट टेम्पर का, यार शॉर्ट टेम्पर देखो होना है ना, एक पॉजिटिव थिंग भी है, एक नेगेटिव थिंग भी है, क्योंकि गुस्सा हमेशा उस बंदे को आता है जिसका दिल साफ़ होता है। ठीक है, अब मेरा और आई बिलीव तुम्हारी भी नेचर इसी तरह की होगी, हम लोग दिल में बातें नहीं रखते हैं। अगर हमें मुझे कोई तुम्हारी बात बुरी लगेगी या तुमने मुझसे कोई भी चीज़ छुपाई होगी ना, मैं तुम्हारे सामने प्रिटेंड नहीं कर सकता कि अच्छा हूँ मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें बुला के पूछूंगा कि तुमने ये हरकत क्यों की या क्यों छुपाई ये बात। तो मेरा वो सीन है, मैं दिल में नहीं लगता ना। आई बिलीव कि तुम्हारी नेचर भी इसी तरह की ही होगी, क्योंकि जो शॉर्ट टेम्पर होते हैं ना वो दिल के साफ होते हैं। शॉर्ट टेम्पर उसमें ये नहीं कि चलते चलते किसी से भी लड़ना शुरू कर दिया या गुस्सा दिखाना, ऐसा नहीं। वैसे मैं बहुत स्वीट हूँ, बहुत मैं फ्रेंडली हूँ, हर किसी से फॉरन मेरी जो है वो एक कनेक्शन, मैं आपको बोलते ना एक दफ़ा वाइब मैच हो जाती है तो फिर मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। बस मेरा एक वो होता है कि एक कंफर्टेबल लेवल में मैं आ जाऊँ, फिर उसके बाद आई एम वेरी कंफर्टेबल विद यू। तो क्या कहते हैं, ये होता है कि बस वो ये गलत बात नहीं बर्दाश्त होती। अगर कोई एक्स्ट्रा बात इस तरह की कह रहा है तो पहले मैं नहीं थी, मतलब इस तरह से पहले मैं बहुत चुप हो जाती थी। जैसे मम्मा पापा ने शुरू से ये बताया भाई बड़े हैं, ठीक है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डोंट गो अगेंस्ट दैट पॉइंट कि भाई नहीं बदतमीजी करो बड़ों से। लेकिन जब बड़े ही इस तरह की बातें करना शुरू हो जाएं कि वो नहीं बर्दाश्त हो रही, ठीक है, तो फिर आई थिंक कुछ ना कुछ कहना चाहिए, क्योंकि चुप रहना भी जो है ना बुरी बात है। बिल्कुल ऐसा है। हमने शुरू से यही मम्मा पापा ने बताया कि किसी ने कुछ कहा चुप रह गए, अच्छा इसने ये कहा चुप 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 रह के उनको इतनी स्पेस मिल गई कि इसको जो कहेंगे ना सुन लेगा। बिल्कुल, जब आपको पता होता है ना कि अगले को आपने कुछ बोलेगा और वो भी आगे से बोलेगा तो आपको थोड़ा सा डर होता है, थोड़ा सा आप सोच के बोलते हो उसको। लेकिन जब आगे वाला बिल्कुल चुप है तो आप तो जो दिल करेगा बोलोगे, ऐसा ही है। तो फिर अब मैंने बोलना शुरू कर दिया 2-3 साल से। अब मुझे होता है कि अगर किसी ने गलत बात की, वो कोई भी हो, कोई भी फैमिली में भी कोई हो, फ्रेंड भी हो, तो क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, इस तरह से नहीं कि आप बस सुनते ही जा रहे हैं किसी से या कुछ, और ये भी नहीं कि इतना गुस्सा कर दें किसी पे कि वो आपके रिलेशन खराब होना शुरू हो जाए या बिल्कुल बेफजूल में गुस्सा करना शुरू हो जाए। लेकिन बस मुझसे ना ये गलत बात नहीं होती, एक्सेप्ट नहीं होती, कोई गलत बात नहीं करे। सही है। तुम्हारा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर अगर पूछूं एक यूट्यूब का और एक इंस्टाग्राम का, तो कौन है? अच्छा, इंस्टाग्राम में अगर मैं बताऊं तो डकी भाई, शायद आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। इंस्टाग्राम पे डकी भाई? नहीं, यूट्यूब पे। ओके, यूट्यूब पे डकी भाई शायद इसलिए एक्सपेक्ट किया क्योंकि लड़कों का फेवरेट आप शायद सोच रहे होंगे, और मैं बहुत पहले से देखती हूँ डकी भाई को, और मैं डेली व्लॉग्स देखती हूँ उनके। ओके। हाँ, मतलब मेरा कितना बिजी स्केड्यूल है, लेकिन फिर भी मेरे बोर्ड के एग्जाम्स भी चल रहे होते ना, तो वो जो पढ़ाई से 10 मिनट का ब्रेक नहीं लेते, उसमें मैं 10 मिनट का व्लॉग मैं देखती हूँ, कितने मिनट का, 10 का 15 का, उतने का ब्रेक लेके देख लेती हूँ मैं। क्योंकि फिर जब आप मिस करना स्टार्ट करते हो, उनके डेली व्लॉग आते हैं, फिर एक साथ 5-6 जमा हो जाते हैं और फिर आप वो मिस हो जाता है। आप देखते हैं डकी भाई को? नहीं। अच्छा, मैं जब से देख रही हूँ, पता तो होगा ना, नाम सुना हुआ है, क्योंकि हम लोग खुद भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, हम लोग खुद भी इन्फ्लुएंसर हायर करते हैं। लेकिन यार देखो, मैं बताऊँ, कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर होने दोनों चीज़ें में बहुत फ़र्क है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर वो है जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस लाता है, ठीक है, आपकी लाइफ को चेंज करने का करता है। अगर मैं अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स की बात करूँ तो इरफान जुनेजो का कंटेंट अगर तुम देखो, लिटरली उसका कंटेंट है, ठीक है। हमजा इब्राहिम, इरफान जुनेजो जो हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए ना, आईबीएम से, ओके, तो आईबीएम के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने भी अभी रिसेंटली वीडियो डाली थी, उनका कोलैब भी हुआ है आईबीएम से, देखिएगा आप, उन्होंने दिखाई है अपनी यूनिवर्सिटी। इंस्टाग्राम पे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर? इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हैं। अब मैंने ज़्यादातर मेरे मेकअप आर्टिस्ट में ही होता है, मतलब मेकअप आर्टिस्ट मुझे फेवरेट होते हैं। जैसे एक है लारेब रहीम, आई थिंक, हाँ, तो वो उनका कंटेंट बहुत बेस्ट है, आप देखिएगा, मैं आपको शेयर करूंगी। मतलब वो क्या कहते हैं, बाहर मुल्क जाके भी शूट करती हैं, ऐसे उनके वेन्यूज़ पे शूट हुए होते हैं। उनका एक तो प्यारी बहुत है, फिर उसके बाद जो है कपड़ों की मॉडलिंग, ड्रेसेस हो गए, मैं कल ही उनकी देख रही थी, बड़ी अच्छी, तो ज़्यादातर मतलब बाहर मुल्क में भी करती हैं और पाकिस्तान से भी, लेकिन उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। मतलब वैसे तो सारी लड़कियां मेहनत कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कि वो लड़कियां घर में स्टूडियो में रह के, एक उन्होंने पर्टिकुलर स्टूडियो बना ली, उसी में वो गेट रेडी कर रही हैं, उसी में हर वीडियो हो रही है। उनकी हर वीडियो में डिफरेंट वेन्यू होता है, डिफरेंट जगहें होती हैं, और बहुत, मैं आपको भेजूंगी, देखिएगा, आप मुझे भेजिएगा, बिल्कुल। सो ज़ैनब, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, ठीक है। लॉन्ग व्यू पॉडकास्ट जो कि हमारा अलाइन होते
प्रोजेक्ट आज जाके फाइनल अलाइन हुआ और फाइनली हो भी गया। सो थैंक यू फॉर कमिंग। लास्ट में अपने इंस्टाग्राम की आईडी तुम बता भी दो वर्बली भी, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो वर्बली बता दो ऑडियंस को। अच्छा, मेरी आईडी का नाम है makeover_by_zn और इंस्टाग्राम पे है, यू गाइस कैन गो फॉलो, लाइक एंड कमेंट। और थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल पता ही नहीं चला, शायद आधे घंटा भी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, इवन कि आप मुझे किसी दिन 10 घंटे की पॉडकास्ट भी बुलाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं बहुत टॉकेटिव हूं, आपको बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने आपको बोलने ही नहीं दिया। ऐसा ही है। पॉडकास्ट पे मैं जब शुरू में मैं भी करने बैठा था तो मुझे भी लगता था सवालात लेके बैठो, लेकिन जब मैं सवालात लेके बैठा तो मज़ा नहीं आया। तो मैंने जब हमारा पॉडकास्ट भी शुरू हो रहा था, मैंने तो यही कहा कि भाई नॉर्मली बातें करनी है, जैसे बस वो हो जाती हैं। सो आई बिलीव आपको आज का पॉडकास्ट जो है मेरा पसंद आया होगा, ठीक है। ज़ैनब की इंस्टाग्राम की आईडी उन्होंने बता भी दिया, लेकिन साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, इनको जाके फॉलो करिएगा, साथ में अपनी आईडी पे डाल दूँगा। सो आई बिलीव कि पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगले पॉडकास्ट तक टिल देन अल्लाह हाफिज़।